क्या हो अगर इतिहास की हमारी पूरी समझ ही गलत हो। क्या हो अगर एक प्राचीन महाकाव्य में एक ऐसी दुनिया का नक्शा छिपा हो जिसे हम खो चुके हैं। आज हम इसी एक हैरान कर देने वाली संभावना की गहराई में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें सैटेलाइट या जीपीएस जैसी कोई चीज नहीं थी, फिर भी एक कहानी में एंडीज से लेकर एल्प्स तक और आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक पूरी दुनिया का सटीक भूगोल मिलता है। यही वो रहस्य है जिसकी तह तक हम आज जाएंगे। तो चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। हम रामायण में छिपे सुराग से शुरुआत करेंगे, फिर एक ऐसी तारीख का पता लगाएंगे जो हमें सीधे हिमयुग में ले जाती है। हम देखेंगे कि उस समय की दुनिया आखिर दिखती कैसी थी। फिर सुग्रीव के नक्शे का पीछा करते हुए चारों दिशाओं में निकलेंगे और आखिर में सबसे बड़े सवाल का सामना करेंगे कि ये सब आखिर कैसे मुमकिन है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये किसी कहानी से कहीं ज्यादा है। ये सुग्रीव के एटलस के बारे में है, जो शायद एक खोई हुई दुनिया के असली भूगोल को अपने अंदर समेटे हुए है। इस पूरी थ्योरी का सार यही है। रामायण में वानर राजा सुग्रीव अपनी सेना को एक खोज पर दुनिया भर में भेजते हैं और उन्हें जो निर्देश दिए जाते हैं वह हैरान करने वाले तरीके से सटीक और ग्लोबल हैं। अब इससे पहले कि हम इन निर्देशों को देखें, हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देना होगा। ये कहानी आखिर हुई कब? क्योंकि तारीख सब कुछ बदल देती है। आमतौर पर इतिहासकार रामायण को मौखिक परंपराओं के आधार पर लगभग 500 ईसा पूर्व का मानते हैं, लेकिन एक अलग तरह का एनालिसिस एक बिल्कुल ही अलग तारीख सामने रखता है। 12,209 ईसा पूर्व, यानी आज से 14,000 साल से भी पहले। ये पिरामिड्स, स्टोनहेंज और लिखित इतिहास से भी हजारों साल पहले की बात है। अब इस तारीख के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई तुक्का नहीं है। ये संस्कृत के श्लोकों में दिए गए 600 से भी ज्यादा खगोलीय रेफरेंसेस के एनालिसिस पर आधारित है, जिसे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वेरीफाई किया गया है। ये डेटिंग जिस वैज्ञानिक सिद्धांत पर टिकी है उसे विश्वों का अग्रगमन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये पृथ्वी के घूमने की धुरी में एक बहुत ही धीमी लड़खड़ाहट है, जो हजारों सालों में आसमान में तारों की जगह बदल देती है। ये एक तरह का अनोखा एस्ट्रोनॉमिकल फिंगरप्रिंट बनाता है, जिससे हमें समय में पीछे देखने का मौका मिलता है। चलिए इसका एक ठोस उदाहरण देखते हैं। रामायण में कहा गया है कि उस समय शीतकालीन अयनांत पुष्य नक्षत्र में होता था, यानी तारों के एक खास समूह में। आज ये मूल नक्षत्र में होता है। ये बदलाव अग्रगमन की वजह से हुआ है और ये टाइम स्टैंड कहानी को सीधे पिछले हिमयुग में ले जाकर रख देता है। तो अगर हम ये 14,000 साल पुरानी तारीख मान लें तो एक और भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। उस वक्त हमारी पृथ्वी दिखती कैसी थी? क्योंकि ये वो दुनिया तो बिल्कुल नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। पिछले हिमयुग के दौरान समुद्र का स्तर आज से करीब 400 फीट नीचे था। इसका मतलब था कि तटरेखाएं बहुत आगे तक फैली हुई थीं और जमीन के पुल महाद्वीपों को जोड़ते थे। उत्तरी गोलार्ध का ज्यादातर हिस्सा बर्फ की मोटी चादरों के नीचे दबा हुआ था और मौसम आज के मुकाबले कहीं ज्यादा सर्द और कठोर था। और इसी दुनिया के बैकग्राउंड में सुग्रीव अपनी 4 खोजी टीमों को भेजते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और यहीं से कहानी सच में अविश्वसनीय हो जाती है। चलिए सबसे पहले पूर्व की ओर जाने वाली टीम के साथ चलते हैं। उनके निर्देश उन्हें प्रशांत महासागर के गहरे और रहस्यमयी इलाकों में ले जाते हैं। सुग्रीव पूर्व की सीमा को चिन्हित करने वाले एक सुनहरे त्रिशूल का जिक्र करते हैं। और कमाल की बात यह है कि पेरू के तट पर एंडीज का कैंडेलाब्रा नाम का एक 600 फुट का विशाल जियोग्लिफ है, जो एक पहाड़ी पर खुदा हुआ है। क्या यह वही निशान हो सकता है? अब देखते हैं दक्षिण जाने वाली टीम को। सुग्रीव उन्हें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देते हैं, बहुत दूर मत जाना। वो एक ऐसी जमीन के बारे में बताते हैं जो ठंडी, अंधेरी और बेजान है, जिसे वो यमपुरी कहते हैं, यानी मौत का शहर। ये वर्णन सुनने में बिल्कुल अंटार्कटिका के किसी मॉडर्न डिस्क्रिप्शन जैसा लगता है। और दिलचस्प बात यह है कि पीरी रीस जैसे रहस्यमयी पुराने नक्शे अंटार्कटिका को बिना बर्फ के दिखाते हैं, जिसमें नदियां तक बह रही हैं। मॉडर्न सैटेलाइट स्कैन ने यह कंफर्म किया है कि बर्फ के नीचे सच में एक जमीन है। तो सवाल यह है कि सुग्रीव ये कैसे जानते थे? चलिए अब पश्चिम की ओर जाने वाली तीसरी टीम को देखते हैं। उनका सफर उन्हें मिडल ईस्ट से होते हुए यूरोप की तरफ ले जाता है। यहाँ सुग्रीव सूर्यास्त के पर्वत पर एक और अजीब से स्मारक का जिक्र करते हैं, एक सुनहरा 10 सिर वाला ताड़।
थ्योरी ये है कि पेरू के त्रिशूल की तरह ये भी पश्चिमी सीमा को बताने वाला कोई विशाल मार्कर था। और आखिर में सबसे हैरान कर देने वाली यात्रा उत्तर की ओर। ये निर्देश खोज दल को हिमालय से भी पार साइबेरिया से होते हुए सीधे आर्कटिक में ले जाते हैं। और यहाँ सुग्रीव जो बताते हैं वो सच में चौंकाने वाला है। वो एक ऐसे आसमान की बात करते हैं जो बिना सूरज के चमकता है। सोचिए, ऑरोरा बोरियालिस। वो कहते हैं कि सूरज अजीब तरह से बर्ताव करता है, जो आर्कटिक सर्कल की एक सटीक पहचान है। और वो एक ऐसी लाइन के बारे में बताते हैं जिसके आगे जीवन मुमकिन नहीं, जो उस समय पोलर आइस कैप्स की दक्षिणी सीमा से बिल्कुल मेल खाती है। तो ये सब हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर ये सब मुमकिन कैसे है? एक प्राचीन वानर सेनापति इतनी सटीक ग्लोबल ज्योग्राफी का वर्णन कैसे कर सकता था? जब भगवान राम ने उनसे यही सवाल पूछा तो सुग्रीव का जवाब बहुत सीधा और साफ था। उन्होंने ये किसी से सुना नहीं था या किसी नक्शे पे नहीं देखा था। उन्होंने कहा, मैं वहां गया हूं, मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा है। तो आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये सब सिर्फ एक साहित्यिक रूपक है, एक कवि की कल्पना, या फिर रामायण जैसी प्राचीन कहानियां जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया गया, असल में एक खोई हुई ग्लोबल सिविलाइजेशन की यादों को संजोए हुए हैं? एक ऐसी सभ्यता जो दुनिया को उस तरह जानती थी जिसे हम आज सिर्फ फिर से खोजना शुरू कर रहे हैं।